नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सामने कक्षा 12 अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन भाग 1 लेकर के उपस्थित हैं। इससे पहले हमने आपको पहला अध्याय कंप्लीट कराया। किन्हीं कारणवश रुमाल लगा के पढ़ाना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए, ये अध्याय थोड़ा सा कठिन भी है और समझने की कोशिश करेंगे। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस तरह से होता है। ये एक पुष्प की संरचना आपके सामने है, क्योंकि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को अगर हमें समझना है तो इससे पहले हम लोगों को पुष्प की संरचना के बारे में समझना होगा। ये द्विलिंगी पुष्प है। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, यानी कि पुष्प के 2 चक्र होते हैं। एक चक्र सहायक चक्र होता है और दूसरा होता है आवश्यक चक्र। तो 2 चक्रों के बारे में कुछ नामकरण किया गया है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वायुदल, क्या है? ये वायुदल है। देखो, अगर किसी एक को लेके हम, जैसे वायुदल काफ़ी सारे होते हैं, किसी में 4, 5, 6, ठीक है। तो अगर एक वायुदल को हम देखेंगे तब तो उसे वायुदल यानी कि सेपल नाम देंगे, ठीक है। अगर हम इसके पुंज को, पूरे वायुदल को एक साथ क्या नाम देंगे, तो हम नाम देंगे वायुदल पुंज यानी कि कैलेक्स, ठीक है। एक अकेला है तो वायुदल, और पूरा पुंज है तो वायुदल पुंज के नाम से जानेंगे। इसी तरह से आगे है, यानी कि एक अकेला है तो दल, पेटल, और अगर इनके सभी संख्या को एक साथ काउंट करें तो उसको कहेंगे हम दल यानी कि करोला, ठीक है। दलों का समूह, और ये वायुदलों का समूह है। इसके बाद आगे बढ़े, ये पुष्प का नरभाग है, यानी कि ये आप देख रहे हैं फिलामेंट यानी कि पतंग एक भाग, ये एक नली सी संरचना है, ये पतंतु है, इसे अंग्रेजी में फिलामेंट कहते हैं। ऊपर ये परागकोश है, जिसे एंथर कहते हैं। परागकोश में क्या भरे हैं? परागकण भरे हैं, जिसे पॉलिन ग्रेन कहते हैं। पॉलिन ग्रेन ही पुष्प का यानी कि नर युग्मक, इसमें क्या है? नर युग्मक है, जिसे मेल गैमीट भी कहते हैं ना। और पूरे को अगर नाम दें तो क्या कहेंगे हम? पुमंग कहेंगे, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम पुष्प का नरभाग होता है, ठीक है। अगर ये हम पुमंग कहेंगे तो कब कहेंगे? यानी कि बहुत सारे अगर पुंकेसर इकट्ठे होंगे तब क्या नाम दिया हमने? पुमंग। अगर एक को नाम देंगे तो हम क्या कहेंगे? पुंकेसर। स्टेमन, एक को क्या कहेंगे हम? पुंकेसर कहेंगे, ठीक है। अगर एक अकेला है तो पुंकेसर, और इनका पूरा पुंज है, सभी को एक साथ नाम अगर देंगे तो क्या कहेंगे हम? पुमंग कहेंगे, एंड्रोसियम। इसी तरह से इधर आते हैं हम, ये यानी कि जायांग जो होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है। जायांग यानी कि देखो, यहाँ से यहाँ तक की संरचना ये क्या कहलाती है? जायांग कहलाती है। जैसे देखो, सबसे पहले सबसे ऊपर जो होता है वो क्या है? वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, क्या कहेंगे इसको हम? स्टिग्मा कहेंगे। दूसरे नंबर ये जो नली जैसी संरचना आ रही है, ये नली जैसी संरचना, ये जो आपको देख पा रहे हैं, ये होती है वर्तिका। क्या होती है? वर्तिका स्टाइल। ये भाग जो फूला हुआ भाग है, इसे कहते हैं हम अंडाशय, ओवरी। इसके भीतर होते हैं बीजांड यानी कि ओव्यूल, जिसे क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। इसके भीतर होती हैं इनमें ये, इनके भीतर अंडकोशिका, क्या होती है? अंडकोशिका, ठीक है। एक सेल। ये पुष्प का, इसमें मादा युग्मक बनता है। क्या बनता है? मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमीट होता है। अगर हम बहुत सारे इन सबको पुंज को देखें एक साथ, जायांग, अगर किसी एक बात को अगर हम लेकर के स्टडी करेंगे जब, तो हम उसे कहेंगे स्त्री केसर। क्या कहेंगे हम? स्त्री केसर कहेंगे,
पिस्टल, ठीक है। ये जायांग जो है पुष्प का मादा भाग और पुमंग जो है पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है। इसी तरह से पूरा फिगर है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कोई पुष्प है, उसको द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। इसमें दोनों तरह की संरचनाएं आपको देखने को मिली, यानी कि नर भाग भी है और मादा भाग भी है। अब इसके आगे हम जो बात करेंगे, यानी कि हम पुंकेसर यानी कि पुमंग किसको लेंगे, यानी कि पुंकेसर में क्या क्या संरचना है, यानी कि आगे देखिए हमें अध्ययन करना है यानी कि पुमंग का, ठीक है। पुमंग में भी एक पुंकेसर था, इसका करेंगे हम पुंकेसर में हम देखेंगे पुंकेसर क्या, पुमंग क्या है। पहले तो पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। पुष्प का नर भाग पुमंग कहलाता है। अब हमें पुमंग में जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले एक संरचना बनाई थी, एक संरचना आपके सामने इस तरह से बनाई थी, यानी कि एक पुंकेसर आपके सामने है। पुंकेसर के दो भाग हैं, एक तो परागकोश और दूसरा पोतंतु। ये तो एक नली है पोतंतु फिलामेंट, और एक परागकोश। परागकोश दो पालित होता है, द्विपालित ऐसा होता है, ये द्विपालित होता है। द्विपालित इस तरह की संरचना देखो, इस तरह से ये द्विपालित है, ठीक है। इस तरह से अब देखेंगे पूरा द्विपालित है, और दो पालियां का जब हम इसकी काट करेंगे तो इस तरह से संरचना बनेगी। देखो इस तरह से एक संरचना आई, ये ठीक है। अब इसमें देखेंगे दो पालियों में यानी कि 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4, यानी कि 4 चेंबर हैं, ये 4 चेंबर हैं। इसी में प्रत्येक प्रकोष्ठ में एक एक लघु बीजाणुधानी होती है। क्या है, प्रत्येक प्रकोष्ठ में क्या है, चेंबर में एक लघु बीजाणुधानी है, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी के भीतर क्या है, परागकण भरे हुए हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम ये आगे चल के लघु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, यानी कि जो लघु बीजाणुधानी होती है उसी में किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, परागकणों का। आगे देखिए, अब हम इसमें से भी किसी एक चेंबर को, जैसे मान लीजिए इस चेंबर को उठा लें, ठीक है। अब इसके बारे में मुझे अध्ययन करना है वहां पर कि परागकणों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो देखिए, एक प्रकोष्ठ को उठाया से, एक चेंबर को उठाया, ठीक है, उसकी एक आंख है आपके सामने। देखते हैं कि एक कोशिका होती है अधोस्तरीय कोशिका, कौन सी होती है, अधोस्तरीय कोशिका, हाइपोडर्मल सेल, ठीक है। बीच में एक हाइपोडर्मल सेल है। इसके बाद देखिए एक स्तर है, अधोस्तरीय सेल जो है उसका एक बाहरी स्तर देखो, ये एक तीन लेयर में बढ़ जाता है। किसमें बढ़ता है, 3 लेयर होता है। सबसे पहली लेयर होती है वाय स्तर, ठीक है। ये मोटी मोटी सी लेयर दिखाई दे रही है, ये कौन सी लेयर है, वाय स्तर है। इसके बाद दूसरी लेयर जिसे हम कहते हैं मध्य स्तर, ये 1 से 3 लेयर का बना होता है, यानी कि 1 2 3 लेयर बनाई है यहाँ पर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, 1 से 3 लेयर ये जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं। इनका काम होता है कि भीतर जो परागकण बन रहे होते हैं उनको भोजन प्रदान करना, पोषण, ठीक है। पोषण के लिए ये पोषण प्रदान करते हैं और कुछ समय बाद ये नष्ट हो जाते हैं। तीसरी लेयर होती है, सबसे अंदर की जो लेयर होती है, टेपिटम। क्या नाम देते हैं उसको, टेपिटम। इसका भी कार्य क्या है, यानी कि जो भी परागकण बनते हैं उनके लिए पोषण प्रदान करना, इनका भी यही काम होता है, ठीक है। टेपिटम का कार्य कई बार पूछा जाता है। तो इस तरह से आगे चल के आप देखेंगे जो हाइपोडर्मल यानी कि अधोस्तरीय कोशिका है, हाइपोडर्मल कहते हैं। यह बड़ी होती है और बड़ी होकर के उसका नाम बदल जाता है, उसको कहते हैं हम प्रप्रसू कोशिका। क्या कहते हैं, प्रप्रसू कोशिका, ठीक है। ये आर्किस्पोरियल सेल, ठीक। ये प्रप्रसू कोशिका जो है समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन से ये 2 जगह डिवाइड होती है। पहला है प्राथमिक द्वितीय कोशिका। समसूत्री विभाजन से ये 2 जगह डिवाइड हुई और क्या बनाया इसने, प्राथमिक द्वितीय कोशिका बनाई, ठीक।
प्राथमिक वित्तीय कोशिका, जिसे हम प्राइमरी पेरेंटियल सेल क्या कहेंगे, प्राइमरी पेरेंटियल सेल, एक तो ये। और दूसरा प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका, क्या कहेंगे, प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका, इसे प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियल सेल। ठीक, आगे चल के जो प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका है, ये समसूत्री विभाजन होता है इसमें, और समसूत्री विभाजन होने से यह लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सी, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ठीक, आगे चल के ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा होगा, अब मान लीजिए इसमें कौन सा विभाजन होगा, अब इसमें कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। कितनी कोशिकाओं का, 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा, और फिर धीरे धीरे कई बार विभाजन होने से बहुत सारे परागकणों का निर्माण इसके अंदर हो जाता है। ठीक है, तो किस तरह से लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ, आपने देखा कि सबसे पहले जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका थी वह कितनी जगह बैठ गई, तीन लेयर बना ली उसने, 3 लेयर, यानी कि पहला है बाह्य स्तर, दूसरा मध्य स्तर और तीसरा कैपिटल। बाह्य स्तर जो से सारा प्रदान करता है, मध्य स्तर कुछ समय 1 से 3 लेयर का बना होता है जो कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है और ये पोषण के लिए काम आता है, और तीसरा कैपिटम, ये सबसे अंदर की लेयर होती है, ये भी पोषण ही प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी सेल है यानी कि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ये आगे चल करके समसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित होती है। यह लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे बहुत सारे परागकण बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक, अब आगे इनका स्फुटन होगा। ठीक है, लेकिन स्फुटन होने से पहले इसमें कुछ और परिवर्तन आते हैं, उनको भी देख लीजिए। आगे देखते हैं कि स्फुटन से पहले क्या क्या चेंजिंग आती है। तो जो परागकण हैं, स्टिग्मा पर पहुंचने से पहले उसमें चेंजिंग आती है कि उनका जो केंद्रक होता है वो 2 जगह विभाजित हो जाता है। जो केंद्रक होता है वो, जो परागकण 2 जगह विभाजित हो जाता है, यानी कि 2 केंद्रक में विभाजित होता है। एक केंद्रक का नाम है वृद्धि केंद्रक और दूसरा होता है यानी कि जनन केंद्रक। जो केंद्रक है वो 2 जगह डिवाइड होगा, पहला बनाएगा वृद्धि केंद्रक, जिसे हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरा बनेगा जनन केंद्रक यानी कि जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ये परागकण की संरचना है, 2 स्तर का बना है। पहला स्तर जो है वाइचोल यानी कि एक्साइन कहते हैं इसे, एक्साइन, ये स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है। इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। क्या नहीं होता है इसका? जैविक अपघटन नहीं होता है। ये करोड़ों वर्ष तक नष्ट नहीं होते, क्योंकि इनका जो वाइचोल है किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बना होता है, जिसका जैविक अपघटन नहीं होता है। दूसरी जो लेयर होती है भीतर, इसे हम अंतैचोल या इंटाइन कहते हैं, ये पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इस बाह्यचोल में जगह जगह छिद्र होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं? इनको जनन छिद्र के नाम से जानते हैं, यानी कि जन्मपूर्ण, जन्मपूर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे चल करके ये स्फुटन होगा, 2 जगह, एक वृद्धि केंद्रक बनेगा और दूसरा जनन केंद्रक बनेगा। जनन केंद्रक आगे फिर विभाजित होगा और विभाजित होकर के 2 न्यूक्लियस बनाएगा,
जिसे हम कहेंगे मेल गैमीट। क्या कहेंगे इनको हम? मेल गैमीट कहेंगे। ये नर युग्मक, दो नर युग्मक बनेंगे जो जनन केंद्रक है, विभाजित होकर के दो मेल गैमीट का निर्माण करता है। ये मेल गैमीट आगे चल करके, यानी कि ये संरचना कब होती है? ये संरचना होती है जब परागकण स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। ठीक है, स्टिग्मा पहुंचेगा और वहां एक पराग नलिका का निर्माण करेगा और तभी वह जो जनन केंद्रक है वो दो जगह डिवाइड होकर के दो मेल गैमीट का निर्माण करता है, दो नर युग्मकों का निर्माण करता है। वो दोनों नर युग्मक पराग नलिका से होते हुए अंडकोशिका तक जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो व्यूह में प्रवेश करते हैं। उससे आगे हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यानी कि ये वीडियो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन भाग 1 आपके सामने है। भाग 2 लेकर के जल्दी उपस्थित होंगे हम आपके सामने। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको सही लगा तो दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।